चलें शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, CISSP जो है तो उसके टोटल 8 डोमेन्स हैं। उसमें जो थर्ड डोमेन है वो है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो आर्किटेक्चर का लफ्ज है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आर्किटेक्चर सिर्फ नक्शा नहीं होता, आर्किटेक्चर से लकीरें खींचना नहीं होता, या अगर आईटी की टर्म्स में हम देखें तो सिर्फ सर्विसेज को आपस में कनेक्ट करना नहीं होता, सिर्फ डायग्राम्स नहीं होते। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर मींस कि आप एक खास तरीके से इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग का आपको पता है क्या होता है? बेसिकली आप एक इंजन क्रिएट करते हो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कैरी आउट करने के लिए, या एक सिस्टम को कैरी आउट करने के लिए आप इंजन जो है तो वो बिल्ड करते हैं। लेकिन उस इंजन को प्रॉपरली बिल्ड करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स के बाद हम रिसोर्सेज गैदर करते हैं। रिसोर्स गैदरिंग के बाद जो है तो हम उन रिक्वायरमेंट्स पे एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम की बेसिस पे हम जो है तो इंजन बिल्ड करते हैं या सिस्टम बिल्ड करते हैं। ठीक है, सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? व्हाई आर्किटेक्चर इज इम्पोर्टेंट? व्हाई हैविंग एन आर्किटेक्ट इज इम्पोर्टेंट? इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि हम आइडियली अपने माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं एक परफेक्ट सिस्टम की, लेकिन रियल लाइफ टाइम एनर्जी रिसोर्स रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हमें एक आर्किटेक्चर की जरूरत होती है, जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें हमारे पास एनालिसिस होता है, उसमें हमारे पास लोग होते हैं, रिव्यू करने वाले लोग होते हैं, हर एक चीज का एक स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो आर्किटेक्ट होता है वो इन तमाम चीजों की उसको अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इन तमाम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आपस में मिला के एक सिस्टम क्रिएट करता है। ठीक है, एक इंजन क्रिएट करता है, और वो इंजन जो है तो वो हमारे लिए एक पूरा सिस्टम चलाता है, या सेट ऑफ टास्क को कैरी आउट करने में ईज प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सिस्टम इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या सेंस मेक करता है? ठीक है, अर्लियर व्हेन साइबर सिक्योरिटी वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री ज्यादा पुरानी है नहीं। ठीक है, आई थिंक 1995 में स्टार्ट हुआ था सिक्योरिटी का काम। एक्सक्यूज मी। तो उस वक्त जो सिक्योरिटी थी तो वो बड़ी एक जनरलाइज किस्म की सिक्योरिटी थी। ठीक है, जनरलाइज किस्म की सिक्योरिटी ऐसे थी क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो चीज भी आप इजाद करते हैं या लेते हैं। अच्छा, होल्ड ऑन, कैन यू प्लीज गाइड मी हाउ टू अटेंड मीटिंग? अच्छा, इनका क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ टू अटेंड मीटिंग, लाइक if you're joined and you can listen, I think check your settings. Is that check your settings? Check your settings on Zoom. ठीक है, ओके। एनीवेज, तो वो जनरलाइज सिक्योरिटी जो थी तो हर सिस्टम पे एप्लीकेबल नहीं थी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक चीज ऑटोमेट होती जा रही है। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर ऑटोमेशन आई, आईटी आ गया उसमें। ठीक है, और अब जो है तो हमारे पास सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी जो है इतना बड़ा इशू बन चुका है कि उसके बगैर सर्वाइवल करना मुश्किल है। ठीक है, और आप एक सिंपल वेल डिफाइंड या रिस्ट्रिक्टेड आइडिया ऑफ सिक्योरिटी के भाई फायरवॉल अच्छी लगा दो या ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो सिक्योर चीजों में तो आपका जो है तो सिस्टम सिक्योर हो जाएगा, दैट्स नॉट एनफ। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ही हमारा जो मेन इंडस्ट्री इस वक्त वो वेब एप्लीकेशन की है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन की है, तो वेब एप्लीकेशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो सर्विसेज इस्तेमाल हो रही हैं, जो हमारे पास डेवऑप्स के टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं पूरे वेब इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, वो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें अपने सिक्योरिटी के जो कंट्रोल्स हैं, जो सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आइडियाज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी इवॉल्व करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स बनाए गए, लेकिन अब साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो थे वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे। तब इन्होंने क्या किया कि हर एक सिस्टम, हर एक इंजीनियरिंग सिस्टम
उसके लिए एक स्पेशल साइबर सिक्योरिटी की फील्ड उन्होंने अलॉट कर दी. गिव मी अ सेकंड, आई थिंक Fiza is having some issues. Okay, she left, so I think she'll reconnect. Anyways, ठीक है. तो अब क्या है कि अब हम सिस्टम इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से हम सिक्योरिटी को भी देखते हैं. ठीक है, सिक्योरिटी की भी जो हम इंजीनियरिंग करते हैं वो सिस्टम के पर्सपेक्टिव से करते हैं. सिंपली अगर मैं इसको पुट करूं ना, इन तमाम अल्फाज को, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, पहले हम क्या करते थे, सिस्टम डेवलप कर लिया, पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर में डिजाइन कर दिया. ठीक है, अब जो है तो सिक्योरिटी डेवलप करें, उसके बाद में सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन करें. जनाब उससे मसला ये था कि आपका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है. अब आपको अगर डिजाइन लेवल पर जाके किसी चीज में चेंज करनी पड़े तो आप नहीं कर सकते. ठीक है, वहां पे अगर सिक्योरिटी गैप है कोई, ठीक है, तो वहां पे आप जाके चेंजेस नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, वापस जाके चेंजेस करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, एफर्ट एंड मनी. और इंडस्ट्री बड़ी स्पीड से आगे जा रही है. दैट इज व्हाई वी डिस्कस द आइडिया ऑफ सिक्योरिटी बाय डिजाइन. ठीक है, सिक्योरिटी बाय डिजाइन क्या होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके डिजाइन फेज, विच इज द सेकंड फेज टू रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसी के दौरान आप सिक्योरिटी की भी एनालिसिस करें कि सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करें, सिक्योरिटी एम्बेड कर दें अपने सिस्टम इंजीनियरिंग के प्रोसेस में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में. ठीक है. Okay, so let me send a message here in the chat box. The recording, so the recording will be available. Okay, the recording will be available on my YouTube channel. Okay, so don't worry if someone misses out. I'll share the link also. Okay, अच्छा, अब सिक्योरिटी बाय डिजाइन का कॉन्सेप्ट आ गया. ठीक है, तो सिक्योरिटी बाय डिजाइन में पिछले डोमेन से बहुत ज्यादा डिस्कशन इस पे लंबी हो चुकी है कि सिक्योरिटी बाय डिजाइन क्या होती है. कि आपके पास रिक्वायरमेंट फेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का. ठीक है, उसके बाद आपके पास जो होता है तो डिजाइन एंड आर्किटेक्चर का आपके पास वो होता है, स्टेप होता है. उस डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. ठीक है, अब उस डिजाइन के दौरान ही अगर आपने सिक्योरिटी एम्बेड कर दी उसमें, तो बल्ले बल्ले मजे करो. ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर जब आप सिस्टम स्केल करेंगे तो आप हमेशा डिजाइन लेवल पे जाके चेंजेस करने के काबिल होंगे. ठीक है, तो सिस्टम स्केलेबिलिटी दो किस्म की होती है, वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है. ठीक है, यानी कि आप अगर अपने कंप्यूटर के अंदर रैम बढ़ा दें, प्रोसेसर की पावर बढ़ा दें, तो दिस इज वर्टिकल स्केलेबिलिटी. अगर आप नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ा दें, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, इसको कहते हैं. ठीक है, अच्छा, अब जब हम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग बजाते खुद कुछ भी नहीं है. दो चीजें हमें समझनी होगी. एक तो ये कि पीपीटी के मॉडल पे हमें चलना चाहिए. ठीक है, चाहे जो भी करें आप. ठीक है, पीपीटी, इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लें. इस चीज को आपने नहीं बुलाना. पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी. सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी साइबर सिक्योरिटी की इंप्लीमेंटेशन में है वो आपके लोग हैं. ठीक है, उसके बाद है फिर प्रोसेसेस. ठीक है, और उसके बाद आती है आपकी टेक्नोलॉजी. यानी टेक्नोलॉजी को जनाब लास्ट में रखा हुआ है. टेक्नोलॉजी इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी. द फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर पीपल, आपके स्टेक होल्डर्स. ठीक है, वो लोग जिनका इसमें पैसा लगा हुआ है. ठीक है, या जिसकी वजह से उन्हें तनख्वाह मिल रही है. या स्टेक होल्डर्स वो लोग जिसकी वजह से कि आपके बिजनेस में अगर कोई मसला आता है तो उनका बिजनेस भी इफेक्ट होता है. तो साइबर सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन. साइबर सिक्योरिटी takes into account a lot of things: environmental, social, political, economical, and like there are thousands of aspects and environmental aspects, internal and external, that actually define what cyber security is going to mean for you. ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा होगी वो आपके पीपल होंगे, वो आपके लोग होंगे. आपने लोगों के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन करनी है. मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो बिल्डिंग है, जो आपका डेटा सेंटर है, ठीक है,
उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चाहे वो आपके इंजीनियर्स हैं, चाहे वो आपके नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, जो भी स्पेशलिस्ट है, इफ दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड अबाउट द सिक्योरिटी, इफ दे आर नॉट अवेयर कि व्हाट सिक्योरिटी एक्चुअली मींस, हाउ कि एक तो साइबर सिक्योरिटी के जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, लेकिन व्हाट इट मींस टू एक्चुअली सिक्योर योर डाटा सेंटर, अगर उसकी एक तो नॉलेज है ना, दूसरा ट्रेनिंग, ठीक है, नॉलेज है, नॉलेज तो कोई बंदा गेन कर सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रेन करना किसी को, ठीक है, कि बेस्ड अपॉन दैट नॉलेज what are the actions and that you need to take and what kind of decisions you need to make when a security incident occurs or based upon situation how do you use your knowledge, ठीक है, so that's what training means कि आप अपने नॉलेज को हालात के मुताबिक कैसे इस्तेमाल करते हो। तो एक बात तो यहाँ पे तय हो चुकी है कि लोग जो हैं, जो पीपल हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में आपके पास टेक्निकल प्रोसेसेस हैं और इसमें जो है तो नॉन टेक्निकल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, सिंपल मैंने आपको एक सेग्रीगेशन करके बता दिया। जो टेक्निकल प्रोसेसेस होते हैं, टेक्निकल प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, भाई ये तार जो है ना, ये तार इस पोर्ट में ना लगाओ, इस तार को उस पोर्ट में लगाओ, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब आप पासवर्ड सेट कर रहे हो तो 8 कैरेक्टर से लेस पासवर्ड की लेंथ नहीं होनी चाहिए, टेक्निकल, ठीक है। अब नॉन टेक्निकल में बहुत सारी चीजें, अच्छा भाई बाहर से कोई बंदा आ रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करो, डाटा सेंटर में उसका काम है या नहीं है। अगर पता नहीं आप लोग में से किसी ने मिस्टर रोबोट सीरीज देखी है या नहीं देखी, लेकिन उसमें ये होता है, वो बंदा अपनी आइडेंटिफिकेशन फेक करके डाटा सेंटर के अंदर सीधा घुस जाता है, ठीक है, और वहां जाके सर्वर के अंदर अपना मलिशियस यूएसबी डिवाइस इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से वायरस उसमें सॉल्व हो जाता है और उसको हैक कर देता है। तो असल में सिक्योरिटी ब्रीच कहाँ पे हुआ? सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उधर जहां पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था, ठीक है, जिसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं हुई थी। अगर ट्रेनिंग हुई भी थी, लेकिन वो अटैकर इतना एडवांस था कि देवर द ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट अप टू डेट। वो बेसिकली वो इंटरनल थ्रेट ही था, ठीक है, वो बंदा उसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी इंजीनियर था, ठीक है। तो इंटरनल थ्रेट भी एक कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी व्हिच वी मे कम अक्रॉस लेटर ऑन, ठीक है। लेकिन ये है कि वो कहते नहीं है कि घर का भेदी लंका ढाए, ऐसे कोई है ना, कोई मुहावरा है। तो अपने जो लोग होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, टाइम बॉम्ब है, ठीक है। आपकी जो टीम है जिसका आपने हायर किया, वो टाइम बॉम्ब है, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली उनको हैंडल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो एनी टाइम वो अगर फटे ना, तो आपके पूरे का पूरा बिजनेस आपका जा सकता है। क्यों? क्या वजह इसकी? उसकी वजह ये है कि इंटरनल जो लोग होते हैं आपके, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके साथ टीम वर्कर्स हैं, उनके साथ आप 24/7 इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो, वो इंफॉर्मेशन जो कि इवन बाहर अटैकर्स को भी नहीं होती। और इनके लिए इंटरनल लोगों के लिए आपको नुकसान पहुंचाना इजी है एज कंपेयर टू सम एक्सटर्नल अटैकर और एक्सटर्नल मलिशियस एक्टर, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना कि यार पहले अपने घर संभालो, गेट योर होम, गेट योर हाउस इन ऑर्डर बिफोर यू गो एंड फिक्स द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज हमेशा क्या हो गया? पीपल हो गए, अपने पीपल, फिर आपके कस्टमर्स बाहर वाले, फिर वो लोग जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं या आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, या वो लोग जिनको पब्लिक के लिए एक्सेस है। तो सारी वैल्यूएशन होती है, ठीक है, उसकी बेसिस पे हम रिस्क बेस्ड वैल्यूएशन करते हैं, उसकी बेसिस पे हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। उसके बाद प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेस मैंने बता दी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगी। नॉन टेक्निकल में लोगों कैसे मैनेज करना है, कैसे आपका निज़ाम चलता है बिजनेस का, ठीक है, सेल्स कैसे होती हैं, और किस किस को एक्सेस है, किस किस को एक्सेस नहीं है, वो सारा प्रोसेस में आता है। टेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है, दैट्स द फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। भाई फायरवॉल लगानी है, कहाँ कहाँ लगानी है, कहाँ कहाँ नहीं लगानी, ठीक है, डीडॉस प्रोटेक्शन कैसे करनी है, आईपीएस कहाँ लगाना है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ये कहाँ पे लगाना है, ये तमाम की तमाम चीजें आपकी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में आती हैं, ठीक है। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी हो गई। अच्छा, ये तो आपका पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी एक ये बात होगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे जहन से निकल गई, इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की मैंने, खैर एनीवेज इट विल नॉट बी एन इश्यू। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो सिस्टम इंजीनियर होता है, ठीक है, तो वो साइबर सिक्योरिटी को पीपल के कॉन्टेक्स्ट में लेके इम्प्लीमेंटेशन होती है, सारी इंजीनियरिंग इसी के कॉन्टेक्स्ट में होती है, ठीक है। अगर लोग
राजी नहीं है, अगर लोग उस सिस्टम के लिए, उस टेक्नोलॉजी के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट इन इंजीनियरिंग अ सुपर कॉम्प्लेक्स हाई सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन दैट मेक्स द गन डेंजरस और यूजफुल और व्हाटएवर, राइट। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, हैंड रेज करें, और अपना मैं आपको फिर अलाउ करता हूँ, एंड यू गाइस कैन आस्क मी क्वेश्चंस वन बाय वन। किसी का भी क्वेश्चन हो पूछ सकता है। यहां तक अगर किसी को समझ ना आई हो तो काइंडली रेज योर हैंड। ऑल्ट बटन और वाई को आप दबाएंगे, ठीक है, तो उससे जो है तो आपका हैंड रेज मुझे नजर आएगा। ऑल्ट बटन प्लस वाई, ऑल्ट वाई। अच्छा ठीक है, मूव ऑन करते हैं। एनीवेज यू कैन आल्सो पोस्ट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, ठीक है, एंड आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, ओके। अच्छा, अब सिस्टम इंजीनियरिंग की बात हो रही थी कि इंजीनियरिंग अप्रोच साइबर सिक्योरिटी के लिए क्यों जरूरी है। इंजीनियरिंग अप्रोच साइबर सिक्योरिटी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, वी गो स्टेप बाय स्टेप, वी सॉल्व प्रॉब्लम लेयर बाय लेयर, वी सॉल्व प्रॉब्लम इन ऑर्डर, ठीक है। ये गोल्डन रूल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि आप एक बड़े मसले को छोटे छोटे मसलों में आप डिवाइड कर देते हैं। किसी का क्वेश्चन है? अच्छा नहीं है। अच्छा, हम प्रॉब्लम को लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, चंक्स में, फिर उनको वन बाय वन करके उनको कॉन्कर करते हैं, तो हमारा जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में इंजीनियरिंग की जो अप्रोच है, व्हाई इज दैट अ गुड अप्रोच? इट्स अ गुड अप्रोच क्योंकि आपकी जो, अच्छा हाँ, दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था कि आपकी जो साइबर सिक्योरिटी है ना, वो तभी एग्जिस्ट करेगी जब आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। हाउ अबाउट दैट? पते की बात है नहीं। आपकी साइबर सिक्योरिटी इज ओनली वैलिड, only exists if you have a business in place. अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आपकी साइबर सिक्योरिटी भी नहीं है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ बिजनेस, अ बिजनेस कैन एग्जिस्ट विदाउट साइबर सिक्योरिटी। कारोबार कारोबार है, अपने तौर पे चल रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी कारोबार के बगैर नहीं चल सकती। किसकी सिक्योरिटी करेंगे आप? इसीलिए ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी होगी कि हमें जो RHEL पढ़ाया जा रहा है या हमें डेवऑप्स की तरफ पुश किया जा रहा है, दैट्स अ गुड डायरेक्शन। क्योंकि आप जब सिक्योरिटी करेंगे तो आप किसकी सिक्योरिटी करेंगे, राइट? कोई सिस्टम होगा ना, कोई सिस्टम बिल्ड होगा, इंजीनियर्ड सिस्टम होगा, उसकी आप सिक्योरिटी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डेवऑप्स है, ठीक है, दैट्स बेसिकली ऑटोमेटिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, दैट्स अबाउट इट। अब उसको कैसे सिक्योर करना है, दैट्स अ चैलेंज। डेवऑप्स आपके लिए एक पूरा ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, CI/CD पाइपलाइंस बनाता है, आपके पास APIs को ऑटोमेट करता है, ठीक है। तो इट्स अबाउट ऑटोमेशन, बट इट्स अ सिस्टम, इट्स अ प्रॉपर इंजीनियर्ड सिस्टम। अगर आप में से कोई डेवऑप्स पढ़ रहा है और उसने स्क्रिप्टिंग की है, तो यू शुड नो कि व्हेन यू टेक ऑल दीज कमांड्स जो आपकी वेब इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगर करती है, मिसाल के तौर पे आपको फायरवॉल आप कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें अपाची डाउनलोड करते हैं, टॉमकैट डाउनलोड करते हैं, मारियाडीबी आप डाउनलोड करते हैं, उनकी कॉन्फ़िगर करते हैं, पोर्ट्स की, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशंस है उनको आप प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इन चीजों की कॉन्फ़िगरेशन तो आप कर रहे हैं, नाउ दे आर वर्किंग, बट सिक्योरिटी आपने करनी है, ठीक है। अगर आपका एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है तभी आप उसकी सिक्योरिटी कर सकते हैं। अब अगर आपने अपना वेब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और अब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं सिक्योरिटीज की, नाउ दैट्स समथिंग दैट्स वेरी इनएफिशिएंट वे टू डू दैट। लेकिन जब आप अपने सिस्टम इंजीनियर कर रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं किस तरीके से ऑटोमेट करना है, उसी में आप सिक्योरिटी क्यों नहीं वो करते इम्प्लीमेंट, उसी में आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें, ठीक है। वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी साइबर सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग साथ साथ चलेगी, ना कि बिल्कुल अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो आपके टाइम, मनी और एफर्ट सेव हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब हमारे पास एक टॉपिक है यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, गुड क्वेश्चन। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई टेक्नोलॉजी इज एट द बॉटम ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट। ओके, अगर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक टेक्निकल इशू होता ना,
ठीक है, तो हम टेक्नोलॉजी को टॉप पे रख देते हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी टेक्निकल इश्यू नहीं है, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी में अगर आप डोमेन 1 पढ़ें, ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे रिव्यू करा देता हूँ। साइबर सिक्योरिटी इज नॉट just technology security. When you talk about cyber security, you look at information security. When you look at information security, you look at information as an asset. टेक्नोलॉजी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंफॉर्मेशन जो है, जो डाटा है आपका, वो आपका सरमाया है। एसेट क्या होता है? एसेट वो होता है जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू होती है। फाइनेंशियल वैल्यू ना हो तो उसकी रेपुटेशनल वैल्यू होती है। रेपुटेशन वैल्यू की अगर बात ना करें तो उसकी सोशल वैल्यू होती है, पॉलिटिकल वैल्यू होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी होती है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जब भी किसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की लीक हुई है तो क्या हुआ? बदनामी हुई है ना। बदनामी हुई है तो बिजनेस कम हुआ, बिजनेस कम हुआ है तो इकोनॉमिक लॉस हुआ। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ हाई टेक्नोलॉजी को नहीं देखते, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोग टेक्नोलॉजी को चलाते हैं। अब बहुत भी सिक्योर सिस्टम बना लें, बहुत भी अच्छी टेक्नोलॉजी लगा लें, दो मसले आएंगे उसमें। अगर आपके लोग प्रॉपरली ट्रेन नहीं है तो कोई बेवकूफ का बच्चा जो है तो अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर करेगा, जो कि मेरे सामने हो चुका है, और उसमें जो है तो पकड़ा कोई और गया पुलिस आके। मैं काम करता था फॉरेन कंट्री में, तो वहां पे ये हुआ। आई वाज अ सेल्स मैनेजर एंड आई हैव सीन दिस वन स्टूपिड पर्सन who basically gave his password away. The other stupid person, he tried to steal money while there was a camera right above his head. ये बंदे इधर काम कर रहे हैं हमारे साथ, उसके सर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और ये बंदा जो है तो उधर तिजोरी से जो है तो $20-30 निकाल रहा है। गई उसकी जॉब गई। पुलिस जो है तो वहां पे तो नहीं छोड़ती, अरेस्ट करके ले गई। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि नुकसान तो हुआ कंपनी का। पैसे तो वो उठा के ले गया, जाके उसने सोडे मोडे पी ले, आइसक्रीम खा ली, जो उसने किया, नुकसान तो हुआ कंपनी का। कंपनी ने अगर उस दिन $100 to $200 अगर बनाए थे, $50 वो ले गया, तो उसे ठीक ठाक नुकसान हुआ कंपनी को। और रोजाना के हिसाब से अगर ये नुकसान हो तो इट कैन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी पर एनम। तो लोगों को प्रॉपरली ट्रेन करना। ठीक है, अब वहां पे एक टेक्निकल कंट्रोल था, कैमरा था, लेकिन वहां पे एक जगह पे ऐसी तिजोरी भी थी जहां पे किसी किसी को अंदाजा नहीं है वहां से क्या क्या चीजें चोरी हो सकती है। और चीजें हमारे स्टोर में बहुत सारी चोरी होती थी क्योंकि वहां पे कैमरा नहीं था। अगर वो मैनेजर्स को प्रॉपरली ट्रेन करते कि अगर तुम अपने जो तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं उन कस्टमर्स को, सॉरी उन एम्प्लॉयज को, तुम काम पे तुमने किस तरह लगाना है, उनको मॉनिटर कैसे करना है, तुम उन्हें चेक कैसे करना है वो घर तो बगैर किसी चीज के पे किए कोई घर तो चीज नहीं लेकर जा रहे हैं। अगर प्रॉपरली लोग ट्रेंड हो, ठीक है, तो अक्सर बार टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं पड़ती। टेक्नोलॉजी उस केस में हम लगाते हैं, ठीक है, कि जब हमारे पास ह्यूमन सेंसेस और ह्यूमन इंटेलिजेंस फेल हो जाए, वहां पर उन ब्लाइंड स्पॉट्स पर हम कैमरास लगाते हैं। ठीक है, कैमरास लगाते हैं, टेक्निकल कंट्रोल जो भी आप टेक्निकल या टेक्नोलॉजी कंट्रोल आप लगाते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी पुट टेक्नोलॉजी एट द बॉटम, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। अंडरस्टैंड वन थिंग, cyber security is maximum, most of it is a study of human psychology. ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इज प्योर साइकोलॉजी। बाकी जो सिक्योरिटी है, कंप्यूटर सिक्योरिटी, दैट्स अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ इट। और हाँ, उस पर रिसर्च होती है, राइट, उसके लिए चीजें इजाद होती हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिस चीज पे रिसर्च होती है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, क्रिमिनोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट है। बाहर मुल्कों में तो फोरेंसिक्स और क्रिमिनल फोरेंसिक्स और क्रिमिनोलॉजी, इसकी पूरी डिग्रीज हैं, 4-4 साल की पूरी ट्रेनिंग्स होती हैं। राइट, तो the psychology is very powerful. ठीक है, when it comes to security, when it comes to getting ahead in the business and all that, right? So I hope I answered your question. If not, let me know, otherwise we'll move on. ठीक है, okay.
अभी हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आई थिंक आज के लिए सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ लेते हैं। मैं तो आप लोग को 2 नोट्स पढ़ाने वाला था, बट आई थिंक दिस विल बी एनफ, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी था और कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। बिजनेस एंड मिशन एनालिसिस प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस है। बिजनेस है तो आपकी साइबर सिक्योरिटी है, बिजनेस नहीं है तो साइबर सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें बिजनेस और जो बिजनेस की मिशन स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करना पड़ता है कि आपका जो बिजनेस है किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, किस चीजों को वैल्यू करता है, उसके क्या क्या स्टेक्स हैं, ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। बिजनेस और उसके मिशन को एनालाइज कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये उसका डायग्राम है। प्लान बिजनेस एनालिसिस प्रोसेस। सबसे पहले आप बिजनेस को एनालाइज करने के लिए प्लान बताएं। अच्छा, दूसरी चीज याद रखें कि जब भी आप फील्ड में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको हर एक चीज प्लान करके चलना पड़ेगा। जो भी आपको टास्क मिलेगा, यू विल प्लान अबाउट इट। वंस यू प्लान इन प्लेस, देन यू परफॉर्म द टास्क। ठीक है, ये चीज होगी। ये नहीं हो कि जाके टास्क शुरू कर दिए। नो, प्लानिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्ट्रेटेजाइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट्स द फन पार्ट। क्योंकि आप जब अपनी जॉब इस तरीके से करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बिकम रियली गुड एट स्ट्रेटेजाइजिंग एंड प्लानिंग, और उसमें आप अपना काम जल्दी करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग स्कोप। ठीक है, वो कौन सी हदूद है, वो कौन सा दायरा है जिसके अंदर रहकर हमने एनालाइज करना है बिजनेस को। क्योंकि बिजनेस कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द होल वर्ल्ड, राइट, बट यू वांट टू ओनली एनालाइज द बिजनेस इम्पैक्ट दैट इज इम्पैक्टिंग द थिंग्स दैट यू वैल्यू। आपके लिए क्या चीज वैल्यू है एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ बिजनेस ओनर। ठीक है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले हमें उसकी स्कोपिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। इस स्कोप के अंदर रहकर हमने बिजनेस का एनालिसिस करना है। उसके बाद है इलिसिट रिक्वायरमेंट्स। इलिसिट का मतलब है उभारना। ठीक है, जो थर्ड स्टेप होता है, हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। भाई क्या रिक्वायरमेंट्स है सिक्योरिटी की, ठीक है, आपकी बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, आपकी बिजनेस ये है, उसकी वैल्यू ये है, बिजनेस आपके 1 साल में इतने पैसे बनाता है, यहाँ से बनाता है, ठीक है। अब इन तमाम चीजों को सिक्योर करने के लिए जो हमने डिटरमिन कर ली है, इनको सिक्योर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से कंट्रोल्स लगते हैं, कौन से फ्रेमवर्क्स हमें इस्तेमाल करने हैं, लोगों को कैसे ट्रेन करना है, टेक्नोलॉजी कौन से इस्तेमाल होगी। ठीक है, उन चीजों को हम देखते हैं। वैलिडेट द रिक्वायरमेंट्स। जब रिक्वायरमेंट्स आप डिफाइन कर लें, अब उनको वैलिडेट करें। वैलिडेशन में क्या होता है कि आप जाके चेक कर दें कि क्या ये जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं, रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की है, क्या ये डुएबल है, क्या ये वैलिड है। ठीक है, क्या जो स्टेक होल्डर है वो इस पे राजी है इन पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो तब आप फिर आगे रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को आप एनालाइज करते हैं, ठीक है, उनका तजिया करते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं सिक्योरिटी की, ठीक है, ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या ये सेंस मेक करती हैं या नहीं करती हैं, जो वैलिडेट कर ली हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उन रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, एंड देन यू गो ऑन विद योर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन एंड डू अदर स्टेप्स। ठीक है, helps the engineering team to understand the scope, basis, and drivers of the business or mission problems or opportunities in a certain the asset loss consequences that present security and protection issues associated with those problems or opportunities. ठीक है, आपके पास प्लानिंग टीम है, डिजाइनिंग टीम, आर्किटेक्चर टीम है। ठीक है, इस बिजनेस एनालिसिस प्रोसेस से प्रॉपरली अगर डिफाइन हो जाए कि बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इंजीनियरिंग टीम को आसानी होती है कि वो आपके लिए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना सके। ठीक है, या बाकी इंजीनियरिंग आपके लिए कर सकें। ठीक है, लेकिन जब मिशन स्टेटमेंट आपकी क्लियर ना हो, आपके पास बिजनेस एनालाइज ना हो कि आपका बिजनेस है क्या। देखिए, सबसे बड़ा मसला जो आता है ना, वो ये होता है कि लोग जब भी कोई स्टार्टअप बनाते हैं, स्टार्टअप क्रिएट करते हैं, तो उसमें वो गोल्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते, प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करते, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस क्या है, दे डोंट प्रॉपरली डिफाइन इट। ठीक है, और बैक एंड फोर्थ जाते रहते हैं, एक दूसरे को फिर ब्लेम करते हैं। राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन दीज थिंग्स, दीज थियोरेटिकल थिंग्स, सो द प्रैक्टिकल इंजीनियर्स कैन डू समथिंग विद इट। ठीक है, तो आगे फिर इंजीनियर्स जो है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस को इवेल्युएट कर सकते हैं,
और बाकी इसमें जो है तो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कर सकते हैं, राइट, अपने अपने हिसाब से। तो ये था आज का पहला लेक्चर। ठीक है, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस काइंडली रेज योर हैंड्स। हमारे पास सिर्फ 6 मिनट रह गए क्योंकि ये मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, राइट। तो इस फ्री वर्जन में सिर्फ हमारे पास 45 मिनट्स हमें मिलते हैं। तो आप इन 6 मिनट्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। जी, any type of question you're welcome to ask, since this is the first session after so many months, I guess 2 months. So I'm here to take your questions. Okay, so how many lectures for each module? अच्छा, अभी इसमें नोट्स काफी ज्यादा हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। नोट्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन आई थिंक 1-2 लेक्चर्स में पहले जो मॉड्यूल्स थे ना, जो पहले 2 डोमेन्स थे, वो मैंने 1-2 लेक्चर्स में मैं कंप्लीट कर लेता था, क्योंकि आई थिंक वो काफी लंबे लेक्चर्स में करता था, राइट। तो 2-3 लेक्चर्स में हो जाते थे। अब इसमें काफी ज्यादा नोट्स हैं लेकिन कंटेंट कम है इसमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाएगा। ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगेगा, CSSP में ज्यादा कुछ है नहीं, राइट, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। I have not even started the first and second domain. Can I start from the third? थर्ड में शायद थोड़ी आपको मुश्किल हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपीट नहीं होंगी ना, और मैं बार बार उनकी इतनी डिटेल से रिपीट नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर मेरे यूट्यूब चैनल से आप देखना चाहते हैं, कोई चीज समझना है, तो उस पर काफी डिटेल्ड हमने डिस्कशंस की हुई हैं इस पर, इफ यू हैव टाइम। अदरवाइज यू कैन जस्ट गो थ्रू द नोट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डोमेन। जो आपको समझ नहीं आता वो आप आके पूछ लें और आपका जल्दी कवर हो जाएगा। देन यू कैन कंटिन्यू फॉर थर्ड डोमेन। क्यू ब्रैकेट आप लिखें, क्यू ब्रैकेट यूट्यूब पे पहला मेरा चैनल आएगा, क्यू ब्रैकेट, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ रोजाना करूँ लेक्चर यार, जल्दी खत्म करें इसको, मुकाएं इसे, क्योंकि ये काम मैंने शुरू किया था और मुझे इसको खत्म करना चाहिए, वरना मेरे पास करने के लिए प्रोग्रामिंग भी लर्न करनी है मैंने प्रॉपर, काफी मेरा बिजी स्केड्यूल है। लिंक मैं शेयर कर दूं आप लोगों को। अच्छा, एक सेकेंड, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। ये ले जी, ये लिंक है, ठीक है। और इस लिंक पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कोई और नए लेक्चर्स मैं करता हूँ तो, यू वांट टू बिकम अ डेवऑप्स इन विल सीएसएसपी हेल्प मी इन एनी वे? नहीं, सीएसएसपी आपको तब हेल्प करेगी जब आप डेवसेकऑप्स में जाएंगे, ठीक है। जब आप डेवऑप्स में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे तब आपको साइबर सीएसएसपी कम आएगी, लेकिन सीएसएसपी बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ, ठीक है। मेरे हिसाब से आप अभी से ही लैब शुरू कर दें, जो अल्लाफे के कैट में, ठीक है। लैब्स को करें, समझ आती है नहीं आती है, कोशिश करें, आ जाएगी समझ, ठीक है। फिर आप जब ये थ्योरी पढ़ेंगे ना, फिर आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। सीएसएसपी को अगर आप पहले पढ़ लें तो आईएसओ पॉलिसी मेकिंग इजी हो जाएगा। हाँ, ठीक है। प्रीरेक्विजिट फॉर द लैब एटलीस्ट लिनक्स, आप आरएचएल के पहले 2 मॉड्यूल्स कर लेना तो आपको लिनक्स में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी लैब्स में तो इतना खास नहीं है, टूल्स ही आपको बता रहे हैं, राइट। हाँ, आईएसओ काफी लंबा है, उसमें बहुत डॉक्यूमेंट से रीड करने के, तो करना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये है कि रुके ना एक जगह पे, चलते जाएं, अस्सलाम पढ़ते। वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे पूछना था कि मैंने लैब्स वगैरह स्टार्ट करनी थी, उसकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की और डब्ल्यूएसटीजी की लैब। तो उसके कोई प्रीरिक्विजिट है या तो फिर हम लोग डायरेक्ट बस वीडियोस देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें? और दूसरा ये कि मैंने एक लैब परफॉर्म भी की थी, तो वहाँ जो मशीन्स शो हो रही होती हैं, लाइव मशीन्स, तो वो ओपन नहीं होती है।
तो उस मशीन्स का फ़ायदा क्या है? मतलब हम लोग अपने यूबंटू पे ही प्रैक्टिस करनी है लैब्स को, या तो फिर वहाँ जाके सिर्फ हमने फ्लैग्स फाइंड करके और फ्लैग्स को मेंशन कर देना है गनीमा में? नहीं नहीं, मैं असल में अभी खुद मैं कैट का स्टूडेंट हूँ ना, ठीक है। तो मैं अभी खुद WSTG जब मैंने स्टार्ट किया वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, तो उनकी मशीन्स में कोई मसला आ रहा है सर्वर साइड पे, राइट। तो आई डोंट नो क्या करना पड़ेगा, लेकिन आपको उधर ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके गनीमा पे फ्लैग कैप्चर करके वहां पे पेस्ट करना होगा, ठीक है। जस्ट लाइक हैक द बॉक्स। तो अगर वो नहीं काम कर रहा तो वो तो आज मेरे लिए भी काम नहीं कर रहा, बहुत सारे इश्यूज हैं उनके प्लेटफॉर्म में। सो आई डोंट नो हाउ टू जी, आंसर। मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरी कोई भी लैब्स मतलब चल नहीं रही है गनीमा में ना। तो हाँ। मैंने जो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ को सही प्रैक्टिस किया यूबंटू में, और वहीं से फ्लैग फाइंड किए सारे। तो गनीमा में तो गनीमा की खासी मशीन्स नहीं चल रही थी, तो मैंने यूबंटू में अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस किया और 1-2 लैब्स उस तरह ही निकाली हैं। तो हम्म। मुझे ये पूछना था कि उन लैब जो मशीन्स आ रही होती हैं उनका क्या फ़ायदा, मतलब वो यूज़ होती हैं? सर फैसल से क्योंकि हमें मेरा पूछना चाहिए ना इंटरेस्ट या पता नहीं क्या। ओ, मैं खुद काफी फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस प्रॉब्लम से। एनीवेज, ये सेशन क्लोज हो रहा है 1 मिनट में। तो अगर आप लोग के क्वेश्चंस हैं तो मैं एक नई लिंक शेयर कर देता हूँ, वी कैन हैव डिस्कशन। व्हाट डू यू गाइस से? हाँ, मैं आपको एक नई लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस वहां पे पूछ लें। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे इसी टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।